and this is highly objectionable. So कल अपन लोगों ने देखा था बेटा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma फ्रिक्शन इंटू r इज इक्वल टू I अल्फा अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r. ये फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, ये सेकंड इक्वेशन देखी थी, ये थर्ड देखी थी. मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने शायद वैल्यू निकाली थी, इसलिए मैं वैल्यू निकाल देता हूं फटाफट. अभी अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा की जगह क्या लिखना है ए अपॉन आर, और एक फ्रिक्शन के साथ भी आर था तो ये आर यहाँ चला गया, तो ये हो गया आपका आई ए अपॉन आर स्क्वायर. ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू उसमें पुट कर दो तो एम जी प्लेसिंग वैल्यू प्लेसिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है ना. तो क्या हुआ एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एम ए. तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको साइड ले जाओ, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए, और देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. इज इट ओके? आयुषी भी लेट एंटर कर रही है. आयुषी व्हाई आर यू लेट? सौम्या एंड आयुषी दोनों लेट. कल से यदि लेट हुए ना तो बहुत पिटाई करेंगे. फिर आयुषी तुम लेट नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी जो एंट्री तो परमिशन अभी मांगी तुमने. अच्छा ऑलरेडी थी, अच्छा ठीक. क्या ये चीज क्लियर बेटा? तो इस तरह से अपन देखें तो ये एक्सेलरेशन अपन को मिल गया mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना? ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा, यदि ऐसी स्थिति है तो ये एक्सेलरेशन आ गया. अब देखो ना, ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज बड़ी मजेदार. एक्सेलरेशन क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है? हाँ कर रहा है, आई के. यदि आई ज्यादा है तो एक्सेलरेशन, यदि आई ज्यादा है तो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्या होगा, आई ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा. ठीक है ना. अच्छा आई अपॉन आर स्क्वायर है, ध्यान से देखना बेटा, आई अपॉन आर स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे डिस्क ले अपन तो 1/2 एम आर स्क्वायर है ना, स्फीयर ले अपन, ठीक है ना, डिस्क ले हम तो 1/2 एम आर स्क्वायर. क्लियर? और स्फीयर ले तो क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर या 2/3 एम आर स्क्वायर. ठीक है ना. क्या ये चीज क्लियर बेटा? तो इस तरह से अपन यदि देखें तो आई की जो वैल्यू है वो कुछ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट एक नंबर है ना, दैट नंबर इनटू एम आर स्क्वायर है. इसमें से जो रोल हो सकेगा, रोलिंग के लिए कैपेबल, रोलिंग कैपेबल स्फीयर होगा, सॉलिड भी, और स्फीयर हॉलो भी, सिलेंडर होगा, हॉलो ऑब्लिक सॉलिड, देन इसके बाद में डिस्क, रिंग. ठीक है ना. ये इस तरह की इतनी सारी चीजें होती है जो कैपेबल होती है, जो रोल करती हैं जनरली. जैसे अपन ने कल पेन रोल किया था, दिस इज ए सिलेंडर. ठीक है ना. तो यहां पर अपन देखें, एक यदि अपन गिलास को रोल कराएं, सो दिस इज
व्हाट वी कैन सी, यदि ये गिलास ऐसा रोल करेगा तो दिस इज हॉलो सिलेंडर, यदि पीछे की सरफेस अपन बेस हटा दें तो, और इसी गिलास को पूरा भर दें सॉलिड, तो ये सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही स्फीयर में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही स्फीयर में आ जाएगा। तो अब पॉइंट आता है कि जब हम बात करते हैं स्फीयर, है ना, या फिर हम बात करते हैं सिलेंडर, या हम बात करते हैं रिंग, डिस्क, तो ये सारे कैपेबल ऑफ रोलिंग। अब इसमें जो कांस्टेंट नंबर आता है, ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट नंबर सॉलिड स्फीयर में कितना आता है 2/5, हॉलो में 2/3, सिलेंडर में हॉलो में 1, सॉलिड में 1/2, डिस्क में 1/2 और रिंग में 1। ओके, क्या ये चीज क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, अब अपन देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूले में आगे मैं लिख देता हूं m, या m हटा देता हूं, रुको, m हटा देता हूं, तो ऊपर क्या बचा, g sin थीटा अपॉन, m हटाना है तो m कॉमन लेके हटाना पड़ेगा यहां से भी, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस i अपॉन mr²। क्या किया मैंने, नीचे भी mr², m कॉमन ले लिया, m कॉमन लिया तो यहाँ तो m था तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ m नहीं था फिर भी कॉमन लिया तो नीचे आ जाएगा m, याद है ये चीज क्लियर? तो इस तरह से अपन ने देखा, तो इस तरह से ये चीज क्या हो गया, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr²। इज द पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से अपन देखें तो यहां से ये चीज अपने लिए निकल आई। अब आप देखो जरा, ये चीज क्या आ रही है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, i अपॉन mr², i अपॉन mr² यदि हम करेंगे यहां से i अपॉन mr², तो दैट इज दिस कांस्टेंट होगा, दैट इज दिस कांस्टेंट। तो अब यदि कांस्टेंट देखें, साक्षी गुप्ता एंड ऋषि, आप दोनों ने लेट एंटर किया बेटा, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, क्लास शुरू होने के पहले आपको आ जाना चाहिए। अब तो आपको 5 मिनट का मार्जिन मिल भी जाता है प्रेयर की वजह से, है ना, बट यू आर सपोज टू एंटर इन टाइम। ठीक है बेटा, ऋषि नहीं, ऋषि, ऋषि के नाम से कोई एंटर हुआ है ना, ऋषि आप तो टाइम से थी। हाँ जी बेटा, तो अब यहां पर हम देखें बेटा, तो क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड स्फीयर में ये कांस्टेंट नंबर कितना आ रहा है 2/5, इसमें ये नंबर 2/3, इसमें नंबर 1, इसमें हाफ, इसमें हाफ ऑफ 1। यहां तो यदि देखा जाए तो ये नंबर ही है ना, ये तो ये कांस्टेंट नंबर ही है, तो यदि कांस्टेंट नंबर बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, यदि ये कांस्टेंट नंबर बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, और यदि ये नंबर छोटा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो पॉइंट इज कि यहां से हम यदि देखें तो एक्सेलरेशन हर डिवाइस में मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप देखो जरा, ऊपर भी मास नहीं है, नीचे भी ये mr² कैंसिल हो जाएगा तो केवल कांस्टेंट नंबर बचेगा। मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस दैट कांस्टेंट नंबर। ठीक है ना, तो यहां पर मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही पूरी चीज, लेकिन किस पे डिपेंड कर रही है, शेप पर, क्योंकि उसके शेप से ये डिफाइन होगा कि वो उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब सबसे छोटा नंबर, कांस्टेंट नंबर सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखना, ये 1, ये 0.5,
1/2 मीन्स 0.5, ये भी 0.5, ये 1, ये 2/3 मतलब 0.66, ये 2/5 मतलब 0.4। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? 0.4। और सबसे बड़ा नंबर 1। तो जिसका सबसे बड़ा नंबर उसका एक्सेलरेशन सबसे कम, मतलब रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम, रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम डायरेक्ट, और सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो यदि अपन ऊपर से एक साथ रोल करा दें सबको, ऊपर से अपन एक साथ रोल करा दें सबको, तो कौन सबसे पहले आएगा, रिंग या सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। लिख लो इसको नोट के रूप में। टाइम ऑफ रोलिंग डाउन, T ring is greater than T shell. Shell means spherical shell. T disk, T solid sphere. ठीक है बेटा, क्या चीज क्लियर? ठीक है, ओके। Mayank, you are entering now 7:24, 24 मिनट लेट। बेटा यदि आप अपने बैच का नहीं है, है? अच्छा, ओके बेटा, तो ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग फिजिकल की क्लास समझ के आ रहे हो? ओके, जो बच्चे इस बैच के नहीं हैं, है ना, जो बच्चे अपने इस बैच में नहीं है बेटा, वो कहीं ऐसा तो नहीं फिजिकल की क्लास समझकर, पहले फिजिकल का फर्स्ट लेक्चर होता था बेटा, फिजिक्स का है। देख लो बेटा, यदि आप लोग इस बैच के नहीं हो तो आप अपने बैच में क्लास अटेंड करो, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। इट इज रादर एडवाइजेबल कि आप अपने बैच में जाएं और उसमें अटेंड करें बेटा, बिकॉज चलो ओके। बाकी सभी बच्चे जो भी हैं, लाला, ऋषि एंड एवरीवन, है ना, आप लोग अपने अपने बैच में क्लास अटेंड करें, वो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। इज इट ओके? चलो, संजीवनी आ गई भाई, संजीवनी आ गई, वेलकम संजीवनी। घड़ी जरा देखना बेटा। हाँ, मोहित नागर भी एंटर कर गया। हाँ, संजीवनी एंड मोहित, वेलकम, स्वागत है। अब कल से घड़ी खरीद कर रख लेना एक। अरे घड़ी खरीद लेना। हाँ, और उस घड़ी को देख के ही आया करो, वरना घड़ी घड़ी ऐसी डांट लगाऊंगा। ठीक है। हाँ, दिल्ली में कितनी भी ठंड पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को हैबिट होती है जगने की। ठीक है।
सो पॉइंट इज कि अब अपन यदि देखें एक क्वेश्चन, कि सॉलिड स्फीयर डिस्क एंड रिंग which require larger friction coefficient to roll. किसको ज्यादा चाहिए फ्रिक्शन? देखो बेटा, यहां पर हम यदि देखें तो सॉलिड स्फीयर डिस्क रिंग which require larger friction coefficient to roll. किसको चाहिए ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट? सॉलिड स्फीयर को। क्यों क्यों चाहिए बेटा? सॉलिड स्फीयर कह रहे हो आप दोनों लोग, है ना? टी कम है, टाइम ऑफ रोलिंग कम है, तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। यू मीन टू से टाइम कम है तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। फ्रिक्शन सपोर्ट करता है या अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। तो यदि फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो टाइम कम कैसे हो जाएगा? रिंग रिक्वायर्स लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखो बेटा, ओके? रिंग को सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको चाहिए? सॉलिड स्फीयर को। लिख लो इसको नोट के रूप में, फॉर प्रॉपर रोलिंग, फॉर परफेक्ट रोलिंग, solid sphere requires least coefficient of friction. ठीक है ना? For perfect rolling, solid sphere requires least coefficient of friction. सबसे कम चाहिए coefficient of friction. ओके? अब बात आ जाती है यहाँ पे कि ठीक है चलो ओके, दिस इज दिस। तो परफेक्ट रोलिंग के लिए यदि अपन ने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को लीस्ट चाहिए सॉलिड स्फीयर में, और हाईएस्ट फॉर रिंग। अब इसी चीज को मैथमेटिक्स से भी प्रूव करते हैं अपन। एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या आई थी अपनी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, याद है? ये आया था एक्सेलरेशन। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो, फ्रिक्शन वाइज क्या था? फ्रिक्शन वाइज इक्वल टू क्या था? फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई अल्फा आई ए अपॉन आर, तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर था फ्रिक्शन, याद है? ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए पुट कर दिया, क्या है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें, ठीक है ना? तो चूंकि अपन को m नहीं चाहिए तो m से पूरे में मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, तो क्या आ जाएगा वापस अपना वो पुराना वाला फॉर्मूला एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला ले लिया मैंने। इस फॉर्मूले में अब यदि मैं आई अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी कह सकता हूं मैं कि एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं आर स्क्वायर अपॉन आई से। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर अपॉन आई से,
क्या होगा बेटा, इसमें अंदर जाएगा तो ये mg sin थीटा अपॉन mr स्क्वायर अपॉन i प्लस 1। अब आप देखो जरा, i कहाँ है, ये वो जो चीज है mr स्क्वायर अपॉन i, ये ऐसा आ गया, मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, mg sin थीटा अपॉन 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1। जितना कांस्टेंट कम होगा ये फ्रिक्शन उतना ही कम, जितना कांस्टेंट कम होगा उतना ही, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो, क्या है बेटा, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। तो जितना कांस्टेंट कम है उतना ही फ्रिक्शन भी हमें कम रिक्वायर होगा। अब ये मैथमेटिक्स से तो देखो यार इतना लंबा लगता है, बट मुझे तो मजा नहीं आता है इतना लंबे में। अपन को कोई न्यूमेरिकल करना हो तो बात समझ में भी आए, अपन को केवल टाइम बताना, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बताना, तो इतने से ही समझ जाओ ना अपन तो, कि भाई जिसमें टाइम कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा तो फ्रिक्शन का फोर्स कम, फ्रिक्शन का फोर्स कम तो मतलब फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी कम, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अपन को कम चाहिए। इज इट ओके? तो इस तरह से यदि अपन देखें तो यहां से वही चीज हमने प्रूव की है, बट इतने लंबे प्रूफ पे जाने के बजाय मुझे ये सेंटेंस ज्यादा पसंद आता है, याद रखना। तो इस सेंटेंस के बेसिस पे जिसको रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनो, मजेदार बात, क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन, कुछ नहीं दूंगा डेटा, सिंपल था। मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है ना। डॉक्टर साहब हर्षित साहब भी आ गए हैं ना, हर्षित साहब कहाँ घूमने चले गए थे बीच में, ये क्लास में बीच बीच में गायब होते हो ना, ये भी आज पकड़ा जाएगा। हाँ साइड प्लीज, लो साइड हो गया भाई। ओके, हाँ जी बेटा, ओके। तो देखो बेटा, यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ध्यान रखना, बड़ा आसान सा। चैतन्य सोनी, ये भी अपने क्लास का है क्या, चैतन्य सोनी? आई डोंट थिंक, है ना, ठीक है। क्लास की ही है, फिर एडमिट कर देते हैं। चैतन्य अपनी क्लास में कौन है भाई? हाँ, चैतन्य, चैतन्य, अच्छा, ओके, अच्छा। आज सब पकड़ में आ रहे हैं, है ना। एनीवे, लिसन, चलो, ये जो माइग्रेशनल टेक्नोलॉजी है, यहाँ जो हम मूव करते रहना, दिस इज नॉट एक जगह एक स्थिर मन से पढ़ाई करो बेटा, सभी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन कमिंग मूविंग हियर एंड देयर, क्योंकि उससे आपके कंसंट्रेशन लॉस होता है, उससे आपको चीज समझ में नहीं आती, है ना। ना यहाँ पर चलो, एनीवे बेटा अपन कंसंट्रेट करते हैं अपने टॉपिक पे ना। यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा था कि एक डिस्क मैंने आपको दे दी, डिस्क, कौन सी चीज दी है, डिस्क, और मैंने कहा कि बेटा ये इंक्लाइन प्लेन पर डिस्क मैंने रोल करा दी, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो प्योर रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग में है, मैंने ऑब्जर्व किया ये कि वो प्योर रोलिंग में है। अब मुझे खेल लगा,
अब मुझे खेल लगा तो मैंने क्या किया, एक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर भी रोल करा दिया, एक रिंग को भी रोल कराने की कोशिश की। अब रिंग भी और सॉलिड स्फीयर भी दोनों को मैंने कोशिश की कि, और मैंने ऑब्जर्व किया। अब आप बताओ, ऑब्जर्व तो मैं कर रहा हूं, आप बताओ कौन सी चीज गारंटी से रोल करेगी, गारंटी है जिसके लिए रोल करेगी। साक्षी का कहना है सॉलिड स्फीयर, संजीवनी का भी कहना है सॉलिड स्फीयर, अवनी भी सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ओके, अच्छा हर्षित भी। चलो अब तो लगभग लगभग सभी इसी पे आ जाएंगे, सॉलिड स्फीयर पे ही। लेकिन आप मुझे कारण तो बता दो। साक्षी आपने सबसे पहले आंसर दिया था, आप बताओ कारण क्या हो। फ्रिक्शन मोर, फ्रिक्शन मोर मतलब, फ्रिक्शन मोर नहीं समझ में आया बेटा मुझे। देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज, आप देखो डिस्क में, डिस्क में क्या था, 1/2.5, सॉलिड स्फीयर में कितना था, 0.4, डिस्क में 0.5, सॉलिड स्फीयर में 0.4। एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड स्फीयर की कम है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट सॉलिड स्फीयर में कम है। अरे जब ये इंक्लाइन प्लेन उस डिस्क को दे पा रहा, 0.5 वाले को दे पा रहा है फ्रिक्शन, तो 0.4 वाले को तो दे ही देगा। भाई यदि आप सोच के देखिए ना कि किसी होटल में मैं जाता हूं और उस होटल में जाकर मैं देखता हूं कि एक थाली ऑर्डर की मैंने, थाली, फिक्स थाली होती है ना, जो फिक्स थाली ऑर्डर की, और उस फिक्स थाली में मैंने ये देखा कि मेरा पूरा पेट भर गया है। अब दो मेरे मित्र भी पहुंचे वहां पे उस होटल में, एक जिसकी डाइट मुझसे ज्यादा है और दूसरा जिसकी डाइट मुझसे कम है। मैंने होटल से बाहर निकल के आपको बताया कि बेटा मैंने तो पूरा भरपेट खाया, मैंने और कुछ डिटेल नहीं बताया, मैंने कुछ और डिटेल नहीं बताया। मेरे दो मित्र गए अंदर, इनमें से एक का खाना, एक कम खाता है और दूसरा उससे ज्यादा खाता है, दोनों अंदर गए, एक ही डाइट। बताओ गारंटी से किसका पेट पक्का गारंटी से भर जाएगा, जिसकी डाइट कम, जिसकी रिक्वायरमेंट कम, जिसकी रिक्वायरमेंट कम, डाइट कम, ठीक है ना। तो बेसिक चीज ये कहला है कि जिसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम है उसको तो फ्रिक्शन जितना चाहिए मिल ही जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की ज्यादा है चांसेस है कि शायद उसे मिल जाए या ना मिले, तो गारंटी नहीं ले सकते हम। यू गेटिंग? तो राइट इट एज ए क्वेश्चन, लिखो इसको एक क्वेश्चन के रूप में। इफ a disk is found to be in pure rolling motion, if a disk is found to be in pure rolling motion on an inclined plane, then surely a solid sphere of same material will roll, then surely a solid sphere of same material will roll, but we cannot assure, but we cannot assure the rolling motion of a ring.
but we cannot assure the rolling motion of the ring. ठीक है बेटा, यार इसको तो क्वेश्चन के रूप में लिखवा रहा था ना मैं, ये तो नोट के रूप में हो गया, तो क्वेश्चन हटा के नोट कर दो उसको। अच्छा, अब चलो एक और चीज बताते हैं, एक और चीज सिखाते हैं अब तुम्हें, ठीक है ना। अब एक और चीज सीखते हैं, क्या सीखना अब, कि नीचे आने पर v कितना होगा, ठीक है ना। अब अपन ये सीखते हैं नीचे आने पर v कितना होगा। तो उस सब चीज के पहले एक चीज तो मैं जनरल बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो के ई ट्रांसलेशन, के ई ट्रांसलेशन का मतलब केवल और केवल ट्रांसलेशन की वजह से, जो ये वाला था ना प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, ये उसकी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी v से, ये भी वेलोसिटी v से, ये भी वेलोसिटी v से, याद है। हाँ, साइकिल के टायर, जब अपन उसको ड्रैग करके लेके जा रहे थे तो वो प्योर ट्रांसलेशन में था। तो प्योर ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो अपन पहले से जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब ये वाला चीज, ओमेगा वाला, ओमेगा वाला, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ एम का इक्विवेलेंट आई और v का इक्विवेलेंट ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद हो तुमको शुरुआत में मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला निकाला गया है ना mr स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी से ही निकाला गया है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी से ही निकाला। तो प्योर रोटेशन में देखें अपन तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब यदि अपन रोलिंग में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, so this is equal to kinetic energy translation plus kinetic energy rotation। अब इसमें भी वही चीज है, कभी ऐसा हो सकता है v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, तो उस समय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की तुलना में ज्यादा, काफी ज्यादा भी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा इज फार ग्रेटर देन v, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी ज्यादा हो सकती है। तो जो भी हो उनमें से आपको समझना। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन आती है, एंड तीसरी सिचुएशन क्या थी, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में तो अपन इन दोनों के बीच का रिश्ता निकाल सकते हैं ना, क्योंकि प्योर रोलिंग में हम जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट नंबर इनटू एम आर स्क्वायर। याद है कौन सा कांस्टेंट कह रहा हूं, समझ में आया, इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर हाफ कांस्टेंट इंटू एम और आर ओमेगा इज v, so this is equal to constant times kinetic energy of translation
अब यार ये कांस्टेंट कांस्टेंट इसका कोई नाम तो है नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट इसका कोई नाम तो है नहीं, तो इसको अपन काय से लिख देते हैं, क्योंकि हर बार लिखने में मजा नहीं आता कांस्टेंट, बोले कांस्टेंट मतलब क्या। हाँ अच्छा एक बार और बता दें, ओके मैं बताता हूँ। देखो अपने पास में जब कोई बॉडी रोल करती है तो रोल कर रही है तो फॉरवर्ड स्लिप भी हो सकता है, बैकवर्ड स्लिप भी हो सकता है और नो स्लिप भी हो सकता है, तीन कंडीशन होती है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूँ। केवल ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी अपने पास, हाफ एम बी स्क्वायर। केवल प्योर रोटेशन की क्या होती थी, प्योर रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये अपन यहाँ पे आज यूज करेंगे। लेकिन यदि हमने रोलिंग कहा, हाँ बिल्कुल, यदि हमने रोलिंग कहा तो रोलिंग में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दोनों आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब जो भी जिनकी वैल्यूज आए, ट्रांसलेशन का जो भी वैल्यू आए, रोटेशन की जो भी वैल्यू आए, आप उसको ऐड करते हो, वो टोटल एनर्जी हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब लेकिन अब बात आती है कि प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां पे v और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश है, जहां पे स्लिप नहीं है, तो वहां पे अपन उनके बीच का एक रिलेशन स्टैब्लिश कर देते हैं, वहां पे अपन उनके बीच का एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। हम जानते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में b इक्वल टू आर ओमेगा, ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को मैंने बदल दिया, आई को क्या लिख दिया, अपन जानते हैं ना, जो भी डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो वो हाफ या 2/5 वगैरह जो भी चीज है वो कांस्टेंट लिखा था अभी अपन ने, तो वो कांस्टेंट तो इंटू एम आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब आर ओमेगा का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो इसको मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, तो अब ये कांस्टेंट रह गया। अब मैं यही कह रहा हूं कि यार ये कांस्टेंट कांस्टेंट बार बार लिखने में मजा नहीं आ रहा, तो क्या करें अपन, कांस्टेंट कांस्टेंट लिखने में मजा नहीं आ रहा तो क्या करें, याद करो इस कांस्टेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका इसको कांस्टेंट को जैसे i बराबर होता है दैट कांस्टेंट इनटू mr स्क्वायर, या i बराबर होता है m के स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, m और m कट गया, ये i और i भी कट गया, ये k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एंड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो बुक्स वगैरह में इन्होंने कांस्टेंट लिखने की जगह क्या किया है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा है। अब समस्या क्या होती है बच्चों के साथ में, समस्या क्या होती है, दिक्कत क्या होती है उन्हें, उन्हें के में उतने कंफर्टेबिलिटी तो है नहीं है, क्योंकि के बहुत ज्यादा बार यूज किया तो है नहीं है, रेडियस ऑफ जायरेशन, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, वो अपने ज्यादा बार यूज तो किया नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई के हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल चीज थी के, और जब के कंफर्टेबल नहीं है तो अब आप के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर करोगे तो वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो बेसिकली मुझे जो लगता है, फील होता है कि लिखने में भले ही ये बड़ा ऑड लगता है, लिखने में भले ही ये बड़ा ऑड लगता है, लेकिन कंफर्टेबल तो यही है। ठीक है ना। फिर भी चूंकि मैं एक टीचर के रूप में बेटा बताना तो सब चीज चाहूंगा, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि के ई रोटेशन इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के ई ट्रांसलेशन। कहेंगे क्या ये चीज क्लियर बेटा, ये समझ में आया। अब इसी चीज को ध्यान से देखना, अब अपन एक नए तरीके पे आ रहे हैं, अब ध्यान से देखना बड़ा मजा आएगा। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं,
क्योंकि बोर्ड में नीचे में आते नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, ऊपर की चीज हटा रहा हूं। तो अब अपन देखें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग। अब अपन जो भी बात कर रहे हैं वो प्योर रोलिंग के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। सो दैट इज के ई टोटल is equal to ke translational plus ke rotational, ke translational प्लस के रोटेशनल को क्या लिख सकते हैं हम, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू के ट्रांसलेशनल। क्या किया मैंने, यहां से वैल्यू पुट कर दी। ये के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ध्यान रखना मन में अपने, वो कांस्टेंट है, कुछ और नहीं है, सीधा सीधा जो नंबर है बस वही है। लिखना है कुछ भी लिखो, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस के ट्रांसलेशन निकाल लो कॉमन, तो क्या बच गया, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रोलिंग और रोटेशनल क्यों, याद रखो सिंपल सा, रोटेशन मतलब साइकिल स्टैंड पे खड़ी पहिए चलाना, फर्क है। और रोलिंग का मतलब साइकिल चलाना, प्रॉपर उतार के स्टैंड से उतार के साइकिल चलाना, ठीक है ना। देखो रोल वर्ड तो अपन बहुत कॉमनली यूज करते हैं, यार यार वो रोल डाउन हो रहा है, वो रोलिंग हो रही है, तो रोल डाउन हो रहा है मतलब वो नीचे भी आ रहा है और गोल घूमता हुआ भी आ रहा है, और अर्थ रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, तो केवल रोटेशन है, वहां रोलिंग नहीं है। तो दोनों में मतलब दोनों बहुत अलग अलग है बेटा, कोई अंतर मतलब आप में ऐसे कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है रोटेशन और रोलिंग में, ठीक है बेटा। चल ओके, अब अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन इसके, अब अपन इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में यदि हम आए, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा ही लेते हैं अपन कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है इसमें अ डिस्क, प्योर रोलिंग में, ठीक है ना, प्योर रोलिंग में अ डिस्क। अब प्योर रोलिंग है तो मतलब अपने पास फॉर्मूले, एस्टेब्लिश फॉर्मूले है, वही करेंगे अपन। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल क्या आएगा बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें तो क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर मतलब कांस्टेंट, ये टोटल है। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका पूछा, सॉरी रोटेशनल पूछा है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू हाफ एम बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बेसिकली। अब दोनों का रेशियो ले लो, तो हाफ एम बी स्क्वायर तो वैसे भी डायरेक्ट कट गया,
क्या आ गया 1 प्लस डिस्क, डिस्क के लिए कांस्टेंट कितना होता है 1/2 अपॉन कांस्टेंट 1/2, सो आंसर इज 3:1। आंसर इज 3:1, ये रेशियो आ गया। क्या ये समझ में आया बेटा? आसान था, आसान था। हाँ, आसान तब था जब हमें ये कांस्टेंट याद हो, ठीक है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। A disc is rolled down and on an inclined plane from height and what is the translational kinetic energy and rotational kinetic energy? तीनों चीजें निकालो, फर्स्ट ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल और तीसरा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखना, तीसरा फिगर, तीसरी चीज पूछने से क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो गया। तीसरी चीज निकाल पूछने से थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो गया। कैसे भाई? प्योर रोलिंग में नीचे वाला पॉइंट क्या मूव करता है? क्या उसके स्लिपिंग होती है? क्या नहीं होती। तो कोई फ्रिक्शन का वर्क डन होता है क्या? प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का कोई वर्क होता है क्या? नहीं होता। फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता। फ्रिक्शन वर्क नहीं करता तो क्या कोई एनर्जी लॉस होती है? नो, कोई एनर्जी लॉस नहीं। तो फिर इसका मतलब लॉस इन पीई इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं है तो जितना पोटेंशियल कम हुआ उतना ही वो काइनेटिक में बदल गया। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, और वो कौन सा आएगा? के ई टोटल ही तो आएगा। सो दिस इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज दिस। अभी अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 1:3, याद है? अभी जस्ट देखा अपन ने, डिस्क का ही लिए देखा था। ये रेशियो तो अपन कभी भी निकाल सकते हैं ना, ये रेशियो तो अपन कभी भी निकाल सकते हैं। तो अब अच्छी बताओ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हुई? टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh अपॉन 3। फिनिश, क्वेश्चन ओवर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितनी हो गई? पूरी mgh में से mgh अपॉन 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया? 2/3
mgh। आप इसको भी रेशियो से कर सकते हो, आप इस चीज को भी रेशियो से कर सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से, ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा, ऊपर वन बचेगा और नीचे तो ये था ही, पहले भी था, ठीक है ना। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। हाँ बेटा देखो, कौन सा वाला बेटा, कौन सा पार्ट नहीं आया समझ में, कौन सा पार्ट फिर से समझा दो बेटा। के ई टोटल, अच्छा के ई टोटल, देखो के ई टोटल क्या होता है भाई, ऊपर से रोल होके नीचे आ रहा, एनर्जी लॉस तो कुछ हो नहीं रही है, तो जो भी एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो कहाँ गई, काइनेटिक में गई। अपन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एनएलएम में सरकाते थे, वर्क पावर एनर्जी में सरकाते थे, तो अपन कह देते थे mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वहां पर रोलिंग मोशन कुछ भी नहीं था, वहां पे mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर कह देते थे, रोलिंग नहीं था। अब यहाँ रोलिंग भी है और ट्रांसलेशन भी है, सॉरी रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, मतलब रोलिंग है पूरी। तो रोलिंग के केस में क्या हो जाएगा, रोलिंग में आपको दोनों तरह की एनर्जी लेना पड़ेगी, रोटेशन की भी लेनी पड़ेगी और ट्रांसलेशन की भी लेनी पड़ेगी। और चूंकि लॉस तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो mgh है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। हाँ, उसमें प्योर रोलिंग में एनर्जी लॉस जीरो होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इस चीज को निकाल लेते हैं, आगे समझ, ये कहा। अगला अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज बता यार, लिसन लिसन, अच्छा मजेदार चीज सुनो, मैं इसमें फिगर चेंज कर देता हूँ इसी में। ये h, ये थीटा 2, ये थीटा 1, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दिख रहा है क्लियर। हमने यहां से एक चीज को रोल कर दिया और यहां से हमने दोनों जगह से एक एक चीज को रोल कर दिया बेटा। अब आप मुझे बताओ जरा बेटा कि जब अपन ने दोनों को रोल कर दिया, तो जब ये रोल होते हुए नीचे पहुंचेंगे, जब ये रोल होते हुए नीचे पहुंचेंगे, तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, प्योर रोलिंग है दोनों में, किसकी, ये दोनों डिस्क हैं, दोनों ही डिस्क हैं, ये दोनों ही डिस्क हैं, ओके। एक जगह थीटा 1 है और एक जगह थीटा 2 है, एंड मोशन प्योर रोलिंग है। क्वेश्चन इज किस तरफ स्पीड ज्यादा होगी, थीटा 1 की तरफ, थीटा 2 की तरफ। अच्छा ओके, चलो। आज सकीना का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है, सकीना इज देयर और नॉट, सकीना, वंशिता कल बड़े फॉर्म में थी, आज कहाँ है भाई वंशिता, सकीना इज नॉट देयर, क्या हो गया, अच्छा चलो ओके। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, किसी ने थीटा 1 कहा, किसी ने थीटा 2, ठीक है ना। अब किसी में थीटा 1 या किसी में थीटा 2 है जब,
सॉरी आपने कहा है, तो आपने क्या कहने के पहले यहां फॉर्मूलों पे ध्यान दिया क्या? नहीं ध्यान दिया। यदि आप ध्यान देते तो आप ना थीटा 1 बोलते ना थीटा 2 बोलते। आप देखो ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें कहीं से कहीं तक थीटा पूछ रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट लेके ध्यान रखना, तब जब प्योर रोलिंग हो। लिख लो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, kinetic energy on reaching bottom, in case of pure rolling, kinetic energy on reaching bottom is same independent of theta. Is same independent of theta. Clear? अब इसमें काइनेटिक एनर्जी में हमने अलग अलग नहीं कहा है, वो आप अलग अलग सभी के लिए समझ लेना है ना। आप लिख देना कि टी इज इक्वल टू के टी डैश, है ना, या के डैश टी, दोनों में ट्रांसलेशन में सेम करते हैं। अब यहां पर हम देखें, यदि मान लीजिए कि कोई अपन से पूछ ले भाई हाँ जी बेटा, दोनों केसेस में ये सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर, या इवन हम ये भी पूछ लें, क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ के ट्रांसलेशन इन बोथ केसेस। के ट्रांसलेशन का क्या रेशियो होगा दोनों कंडीशन में? निकालो, आपको करना बेटा ये। हाँ जी,
ये पहला कौन सा स्मूथ वाला, KET ट्रांसलेशन दैट इज इक्वल टू MGH, खत्म। रफ वाले में KET ट्रांसलेशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू KE टोटल, यही था ना रेशियो, रेशियो बेटा यही था, KE ट्रांसलेशन अपॉन KE टोटल बराबर 1/, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या है, सॉलिड स्फीयर है, 1/1 प्लस 0.4 इंटू MGH। अब ये KE ट्रांसलेशन 1 और ये KE ट्रांसलेशन 2, तो KET 1 अपॉन KET 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, MGH अपॉन 1/1.4 MGH, और ये MGH कट गए, क्या आ गया 1.4/1, रेशियो आ गया दोनों के बीच। यहां पर क्या हुआ, स्मूथ वाले में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क नहीं मिलेगा, तो रोटेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो स्लाइड करता हुआ आ जाएगा ऐसा, जैसे इसमें देखो ऐसे में समझ में आएगा, ज्यादा दिखाई देगा क्लियर, ऐसा क्या होगा, ये ऐसा स्लाइड हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो उसमें रोटेट नहीं हो रहा, सीधा सीधा स्लाइड हो रहा नीचे की तरफ, इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये चीज यहां से हो जाएगी डायरेक्ट, क्या ये चीज क्लियर है बेटा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रोलिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड रोटेशन चैप्टर। कल बेटा मैंने आपको 31 तक के सॉल्यूशन, मुझे एक्चुअली चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हट